और ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि देश में आपने डीजल इंजन बिजली से चलने वाली ट्रेन तो देखी, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की बात होगी। रफ्तार की हाइड्रोजन क्रांति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। उससे पहले देखिए जरा, पीएम मोदी जींद पहुंचे थे, हरियाणा के जींद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देख रहे हैं, पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश में चलनी शुरू हो गई है। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलने वाली है, जरा वो देखिए। हिंदुस्तान का नक्शा है, हरियाणा में जींद है। जींद से सोनीपत तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जींद से सोनीपत के लिए इसे चलाया गया है पहले। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे हाइड्रोजन ट्रेन की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे इसकी तैयारी की गई, कैसे इसका निर्माण हुआ। ये देखिए, ये हाइड्रोजन ट्रेन की पहली तस्वीर आप देख। ट्रेन भरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत की दिशा में भी बिजली से ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले विशेष सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। इस ट्रेन में फ्यूल सेल के साथ अत्याधुनिक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरियों का हाइब्रिड सिस्टम भी लगाया गया है। विश्व की सबसे ताकतवर और सर्वाधिक यात्री क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये उपलब्धि स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रमाण है। ट्रेन भरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर। अब देखिए, भारत किन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन। ये चाइना आप देख रहे हैं, चीन में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। चीन के अलावा देखिए, ये हाइड्रोजन ट्रेन फ्रांस के पास है। ये फ्रांस की हाइड्रोजन ट्रेन आप देखिए। और फ्रांस के अलावा जो देश है हिंदुस्तान के साथ इस लिस्ट में, उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन आप देख रहे हैं। एक और आखिरी देश है जापान। जापान अपनी तकनीक के मामले में दुनिया में जाना जाता है। जर्मनी और जापान, ये जापान की हाइड्रोजन ट्रेन है। आइए अब आपको बताऊं, भारत की जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसकी खासियत क्या है, और दुनिया के पास जो हाइड्रोजन ट्रेन है उनकी खासियत देखिए जरा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश में ही डिजाइन की गई है। सबसे बड़ी बात ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है। दुनिया में 2 से 4 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलती हैं, यानी ज्यादा बोगियां नहीं है जो दुनिया में ट्रेनें चल रही हैं, सिर्फ 2 या 4 बोगियां होती हैं। लेकिन भारत में सोचिए 10 कोच है, 2600 यात्री की क्षमता है। यानी भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में सबसे लंबी है। जिन रूट पर डीजल इंजन चलते हैं वहां चलाने का प्लान है इसे। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और मुश्किल रूट पर भी यह संभव होगी। देश में ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फिलहाल प्लान है। इसके अलावा देखिए जरा, जर्मनी में भी हाइड्रोजन ट्रेन है।
यहां 2018 में पहली सफल हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी। 2022 से कई रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेन यहां चल रही है। जर्मनी में अधिकतम रफ्तार होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटा और इस समय 41 से ज्यादा हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। जर्मनी में एक बार टैंक फुल होने पर 1000 किलोमीटर चलती है। चीन, हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला चीन दूसरा देश है। 2022 से चीन में कई हाइड्रोजन ट्रेन चल रही हैं। यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ी भी इस तकनीक से चल रही है। पहली हाइड्रोजन हाई स्पीड ट्रेन पर काम कर रहा है और हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जापान 4 साल से इस तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल स्तर पर ही है जापान में। सोचिए, भारत में चल पड़ी है, यानी हाइड्रोजन वाली पैसेंजर या मालगाड़ी नहीं चल रही है। जापान में 2027 तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का प्लान है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने पहले हाइड्रोजन ट्रेन बनाई, लेकिन यह फ्रांस से ज्यादा जर्मनी में कारगर साबित हुई। फ्रांस में 2021 में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण भी हुआ, लेकिन सरकार ने सब्सिडी रोक दी तो ट्रेन भी रुक गई। प्रदूषण से बचने के लिए फ्रांस इस तकनीक पर जोर दे रहा है। 2027 तक 12 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत से लोगों के जहन में सवाल होगा कि आखिर डीजल से चलने वाली ट्रेन है, बिजली से चलने वाली ट्रेन है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्या है? सुनिए पीएम क्या कह रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। 3 या 4 देश ही हैं जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का सामर्थ्य है। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में युद्ध चल रहा है। हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस उसी रास्ते से आता है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। और एक सच यह भी है, अब से 10, 15, 20 साल पहले तक हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में ना कोई बात करता था, ना कोई जानता था कि हाइड्रोजन ट्रेन भी चलेगी। सभी ने जिस ट्रेन को देखा है वो ऐसी होती थी और ऐसी दिखती थी, चाहे डीजल वाली ट्रेन हो, छोटी लाइन हो या बड़ी लाइन। कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, याद करिए। कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया, याद करिए। कभी देश में कोल बेस्ड रेल इंजन चलता था, फिर डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन का दौर आया। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर गए, उसके इंजन तक गए, कैसे काम करती है हाइड्रोजन इस ट्रेन में। अब आपको बताऊं, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, जब डीजल वाली ट्रेन थी तो फिर हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत क्या है? तो आखिर क्यों हाइड्रोजन ट्रेन की जरूरत पड़ी? एक हाइड्रोजन ट्रेन के बनाने में 40 से 80 करोड़ का खर्च आता है एक ट्रेन में। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 किलो से ज्यादा हाइड्रोजन लगती है, यानी 1 किलोमीटर पर लगभग 1 किलो हाइड्रोजन। 1 किलो हाइड्रोजन ईंधन की कीमत होती है 400 से 500 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर ट्रेन चलाने में 5 से 550 रुपए खर्च आएगा। भारत हाइड्रोजन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं है। पानी यानी H2O से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। कुदरत में भी हाइड्रोजन काफी मात्रा में मौजूद है, बस उसे हाइड्रोजन ईंधन में बदलना पड़ता है। यानी हाइड्रोजन ईंधन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसे चलाने के लिए न डीजल चाहिए और न ही बिजली। मतलब युद्ध या ईंधन संकट में भी अच्छा विकल्प होगा हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन चलने से धुआं नहीं होगा, सिर्फ पानी निकलता है। मतलब हाइड्रोजन ट्रेन चलने से प्रदूषण नहीं फैलता है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई और अब 35 ट्रेनों का प्लान है।
डीजल ट्रेन और डीजल इंजन में दिक्कत क्या है? इसको बनाने में इससे कम पैसा लगता है, 27 करोड़ का खर्च आता है, लेकिन दूसरी परेशानियां, 1 किलोमीटर चलने में करीब 6 लीटर डीजल खर्च होता है। देश में 1 लीटर डीजल 95 से 100 रुपए में मिलता है, तो 1 किलोमीटर ट्रेन चलाने के लिए 550 से 600 रुपए, यानी इससे ज्यादा महंगी भी पड़ती है। भारत जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है और फिर उसी को रिफाइन कर डीजल पेट्रोल बनाता है, यानी डीजल ट्रेन के लिए विदेशों पर निर्भरता ज्यादा है। युद्ध जैसे संकट में डीजल की किल्लत और दाम बढ़ सकते हैं। डीजल इंजन से काला धुआं भी निकलता है, जहरीली गैस भी निकलती है, जिससे प्रदूषण होता है। डीजल ट्रेन प्रदूषण बढ़ाती है, सेहत के लिए चिंताजनक है। देश में अभी 4000 से ज्यादा डीजल ट्रेन इंजन है। यह है दोनों में फर्क, यह है दोनों की खासियत और जो दिक्कतें हैं। सुनिए जरा, जो लोग इस पर सफर कर रहे थे हाइड्रोजन ट्रेन पर, वो क्या कह रहे हैं। इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई। एंड ये जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। गर्व है कि हमें पहली बार इस ट्रेन में बैठे हैं। पहली बार ये बिना पोल्यूशन की ट्रेन हमारे भारत में चल रही है और हम इसका ऐतिहासिक पल बनने जा रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात है। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट भी ज्यादा सेफ रहेगा। आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। ओपन है हमारे लिए कि ऐसी चीज जो मोदी जियों ने जींद को दी है, मैं भावना से बहुत भावविभोर हो रहा हूँ। बहुत बड़ा मौका है और पूरे देश के लिए सबसे ज्यादा जींद के लिए गर्व की बात। नहीं सोचा था, मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो नहीं सोचा था। कहीं भी 25 रुपए के किराए में आम आदमी भी 25 रुपए किराया दे सकता है, उसमें बच्चे सफर करेंगे स्कूल में जाने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन भी हमारे जींद से चल रही है। बहुत खुशी है लोगों में, ये लाइन चलने से जो है लोगों का अपने जींद का विकास होगा और साथ ही साथ जो है शिक्षा विकास होगा, क्षेत्र में विकास होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ इस रैली में। आगे मैं कभी रैली में नहीं आता, लेकिन आज मेरे को रैली बहुत अच्छी लगी है। हजारों की भीड़ है इस रैली में और हाइड्रोजन से हमारे जींद से चलकर सोनीपत जाएगी, 25 रुपए किराया होगा। हमें बहुत खुशी है। जिस रूट पर ट्रेन चल रही है उन लोगों को सुना आपने, लोगों में खासी खुशी है, उसके पीछे अलग अलग वजह हैं। लेकिन आपको सीधे सरल तरीके से बताता हूं कि आखिर ये हाइड्रोजन बनती कैसे, हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए सबसे जरूरी है पहले तो हाइड्रोजन, और पानी से हाइड्रोजन बनाया जाता है। हाइड्रोजन प्लांट में जींद से हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हुई और हाइड्रोजन प्लांट आपको बताऊं जींद में ही है। हाइड्रोजन प्लांट में अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए पहले पानी को शुद्ध किया जाता है, फिर पानी को एक खास इलेक्ट्रोलाइजर मशीन में भेजा जाता है। बिजली की मदद से पानी H2O को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। हाइड्रोजन को अलग अलग करने की इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऐसा करके हाइड्रोजन को उच्च दबाव वाले टैंकों में स्टोर किया जाता है। अब ये ट्रेन में कैसे काम करेगा? ट्रेन की छत या अंदर एक खास टैंक में यही हाइड्रोजन गैस होती है। ट्रेन में कई फ्यूल सेल यानी खास तरह की बैटरी भी लगी होती है और टैंक से हाइड्रोजन गैस और बाहर से ऑक्सीजन फ्यूल सेल में भेजी जाती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और बिजली और पानी पैदा होती है। बनी हुई बिजली का एक हिस्सा उसमें लगी बैटरी में स्टोर होता है। फ्यूल सेल और बैटरी से मिली बिजली मोटर को चलाती है। इस तरह हाइड्रोजन से बनी बिजली ही ट्रेन को चलाती है और प्रदूषण की बजाय पानी भाप बनकर बाहर निकलता है। यह तरीका है हाइड्रोजन ट्रेन के परिचालन का। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।
इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, एमिशन इसमें केवल वाटर का एमिशन होता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी शिफ्टेड, इट कैन नाउ बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल मेरीन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है इसका, ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है। कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV स्यूड से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है जिसका असर पूरे देश में दिख रहा है। खतरे में जान, भूत वाला ऐलान। सोनम वांगचुक लगभग 20 दिन से अनशन पर हैं। सोनम वांगचुक से मिलने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, एक्स CM पहुंच रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है। देख रहे हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे, आज डिंपल यादव पहुंची थी, पवन खेड़ा पहुंचे थे, सुप्रिया सुले उससे पहले पहुंच चुकी हैं, T राजा पहुंचे थे। हमारे बीच और जो शख्सियत पहुंच रही है वो अपील कर रही है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब सोनम जी से कहना चाहूंगी कि सरकार उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? I don't want Phuntsuk Wangru to die. Did you know that Phuntsuk Wangru from 3 Idiots? सोनम जी, हम हाथ जोड़ के आपको विनती करें कि आपका अनशन भी बंद करें। सोनम वांगचुक जी को सलाम करते हुए हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के अनशन कर रहे हैं। भारत को आपकी जरूरत है, देश को आपकी जरूरत है। 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। I suggest you look him up and see what he's up to because right now he is on a very long hunger strike. अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक नहीं हो रहा जो है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। अब देखिए जरा सोनम वांगचुक खुद क्या कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि वो 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं, अपने प्रदर्शन के दौरान जब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को। 30 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, 30 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। और नहीं आए और 30 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। बाहर से कमजोर। अब आपको बताऊं कि आखिर सोनम वांगचुक के लिए देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। बहुत से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रदर्शन, जो सरकार विरोधी दल हैं वो सोनम वांगचुक को समर्थन कर रहे हैं और वही प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया बनारस में। आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम लेकर रहेंगे। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो। आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हम लेकर रहेंगे। बनारस के अलावा अगरतला में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लद्दाख के एक्टिविस्ट पहुंचे जिन्होंने प्रदर्शन किया है अगरतला में। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। वो सरकार बदलनी है, जो सरकार हुई है, वो सरकार बदलनी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक चल रहा है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेन करना होगा। अब देखिए जरा, सोनम वांगचुक अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है। वांगचुक 20 दिन से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। उनकी तबीयत खराब होने लगी, वजन 9 किलो तक घट गया है। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं।
वांगचुक के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। यानी दिल, किडनी और लीवर जैसे अंगों को नुकसान हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोज उनकी मेडिकल जांच के निर्देश दिए हैं। केजरीवाल, डिंपल यादव और पवन खेड़ा जैसे नेता तबीयत जानने पहुंचे। समर्थक और नेता वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो अनशन तोड़ने के बजाय विरोध बड़ा करने की अपील कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा वो किसी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहते हैं। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी संसद मार्च करने वाली। वांगचुक भी इस मार्च और विरोध की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। कहा मैं बाहर से भले कमजोर हूं, लेकिन अंदर से मजबूत हूं। 20 जुलाई का मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और सोनम वांगचुक भी सीजेपी के इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सोनम वांगचुक और डॉक्टर केजरीवाल, डिंपल यादव। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई तक। 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। बॉडीज में जब ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं तो बॉडीज में चेंजेस तो होंगी। उसकी हमने स्टेज 1 जो मैंने पहले बताया था कि फैट निकल गया है, फिर नंबर मसल लॉस में कीटोन, उसमें फैट जो आया था कीटोन बॉडीज आई थी यूरिन में, फिर यूरिक एसिड हाई हो गया था क्योंकि मसल लॉस भी हो रहा है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तो पार कर चुके हैं। स्टेज 3 है जिसमें ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके लिए हम 24 आवर एक्स्ट्रा विजिलेंट है और जो डॉक्टर्स की टीम है 24 आवर्स उनको मॉनिटर कर रही है उनके वाइटल। अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। जो हालात देखने को मिले हैं आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है। इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही है, उनका वजन तेजी से गिर रहा है। सियासतदान कह रहे हैं उनसे कि अनशन खत्म कर दीजिए। बहुत से विरोधी ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक क्यों अनशन कर रहे हैं, आखिर दीपके क्यों नहीं अनशन कर रहे हैं। अब देखिए जरा उनका पूरा, जहां अनशन कर रहे हैं वहां डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, पल पल का उनका चेकअप कर रही है और रिपोर्ट दे रही है। लेकिन सेलिब्रिटीज और एक्टर्स उनसे यह अपील कर रहे हैं कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। पहले देखिए 3 इडियट्स में एक्टर है चतुर, इनका नाम है ओमी वैद्य। चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद्य वांगचुक के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा वांगचुक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाएं। फिर उन्होंने फिल्म 3 इडियट्स का जिक्र करते हुए वांगचुक की तारीफ की। उन्होंने कहा मूवी में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू का जो रोल किया था, यह रोल लद्दाख के इंजीनियर और समाज सुधारक वांगचुक से प्रेरित था। मैं उनसे मिल चुका हूं, वो बहुत ही दिलचस्प और सादगी पसंद इंसान है। शिक्षा व्यवस्था, लद्दाख से जुड़े कुछ मुद्दों और पर्यावरण की चिंता है। आमिर खान वांगचुक पर ओमी वैद्य ने यानी चतुर ने जो दावा किया, आमिर ने उसे खारिज कर दिया। आमिर खान ने कहा कि फिल्म 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर नहीं बनी। जब यह फिल्म बन रही थी मैं सोनम वांगचुक को जानता तक नहीं था। ओमी गलत है, ना ही डायरेक्टर ना ही राइटर उस वक्त सोनम वांगचुक को जानते थे। सोनम खुद भी कह चुके हैं कि 3 इडियट्स का किरदार उन पर नहीं बना है। इसके बाद आमिर खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वांगचुक का अनशन जल्द खत्म होगा। सोनाक्षी सिन्हा ने भी इस पर सवाल किया कि आखिर ये सब काफी होगा, कब खत्म होगा? जब ये लोग मर जाएंगे तब क्या आप जाएंगे? जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं बस ये कहना चाहती हूं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकले, वांगचुक की सेहत सुरक्षित रहे। एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगे लंबी लड़ाई के लिए हमें आपकी जरूरत है। स्वरा भास्कर ने जंतर मंतर पर पहुंचकर सोनम वांगचुक का समर्थन किया। उन्होंने कहा सभी बच्चों के भविष्य की खातिर लड़ने के लिए धन्यवाद। आइए अब सुनिए जरा अभिनेता क्या कह रहे हैं।
Did you know that Funsuk Wangdu from Three Idiots, the character that Amir Khan plays, is actually based on a real-life Ladakhi engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk? I've met this guy. He's a pretty interesting character. He has done some incredible stuff in his life, and he seems pretty humble. I don't want Funsuk Wangdu to die. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him. सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। तो रही अब आपको बताऊं सोनम वांगचुक के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं, सोनम वांगचुक के लिए यह पहला प्रदर्शन और धरना नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रदर्शन वो करते रहे। धरने पर लद्दाख का इंजीनियर है, 59 साल के, जिन सोनम वांगचुक की पूरे देश में चर्चा हो रही है। वो पर्यावरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। जैसे फिल्म थ्री इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू का था, जो दिखावा नहीं करता था लेकिन इनोवेशन और शिक्षा से क्रांति करता है। असल जिंदगी में काफी हद तक ऐसी ही पहचान सोनम वांगचुक की रही। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वांगचुक ने कई बड़े प्रयोग किए। लद्दाख में सोलर पैनल से लेकर शिक्षा में सुधार तक कई काम किए। लद्दाख में सूखे और पानी की कमी दूर करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर बनाया और उनकी आइस स्तूप तकनीक से देश दुनिया में काफी मशहूर भी हुई। समाज और पर्यावरण से जुड़े कामों के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रदर्शन और धरने को लेकर चर्चा में। साल भर पहले लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग पर धरने पर बैठे, तब लेह में हिंसा भड़की, 4 की मौत हुई और आरोप वांगचुक पर भी लगे थे। सोनम वांगचुक तब 170 दिन तक जोधपुर की जेल में रहे थे। जेल में थे तो कैदियों को ठंड से परेशान होते देख एक आइडिया सुझाया था। दिसंबर जनवरी तक में तब बैरक का तापमान 6 डिग्री पहुंच जाता था, जबकि कोठरी से निकलने वाले पानी का तापमान करीब 25 डिग्री रहता था। पानी के पाइप को बैरक के नीचे से गुजारकर एक सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। उनके सुझाव डिजाइन से सर्दी में बैरक गर्म और गर्मी में ठंडा रहता। लद्दाख का वो इंजीनियर अब सियासी मुद्दे पर आमरण अनशन पर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। उनके लिए क्या हंगर स्ट्राइक करनी जिन लोगों के पास नैतिकता ही ना हो। आप ये काम तो नैतिकता का पाठ जो जानते हो, जिनको नैतिकता का पाठ पढ़ा हो, उनके लिए होता है। अपनी जान को इस तरह से मैं समझता हूँ दांव पे ना लगाएं उन लोगों के लिए जिनके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं। सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर जितनी भी लेफ्ट की पार्टी और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर हैं, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं। सरकार की मुझे बात नहीं करना चाहती। ऐसे सरकार का हम खंडन करते हैं और ये जो सरकार होनी चाहिए उसका कोई दिल है। हम पूरी ताकत से 20 तारीख को पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बहन के नाते मैं हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती आपको कर रही हूँ कि भारत को आपकी जरूरत है, इस देश को आपकी जरूरत है। असंवेदनशील सरकार के सामने विरोध की जो भाषा है वो ऐसी ना हो जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालें। आज यही मैं कन्वे करने भी आया सोनम वांगचुक साहब से और हमारे बाकी साथी जो बैठे हैं अनशन पर। उनको भी यही कहा कि साहब अपनी जान खतरे में मत डालिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक भाषा को सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको अयोध्या लिए चलता हूं। देखिए वहां प्रायश्चित हो रहा है। दान चोरी पर प्रायश्चित पूजा शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि अब यह सियासी मुद्दा भी है।
और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया, बसों में भरा है और हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लिए हुए थे। हमारे दे दिया, हम रामायण पाठ लिया, हमारे रामायण पार्टी रामायण 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 श्री राम श्री राम श्री राम, मेरी रामायण दे दो, मेरी रामायण दे दो, मेरी रामायण दे दो, रामायण मत मारो, रामायण मत मारो, रामायण मत मारो, मेरी रामायण भारती, रामायण मत मारो। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामायण वापस दे दो कह रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस ने एक एक को उठा उठाकर जो प्रदर्शन कर रहे थे बस में भरा है। में चंदा चोरी कर रही है और इनका शासन पूरी तरह से ध्वस्त है और जब वहाँ का ट्रांसफर होता है तो पीएमओ से सुरक्षा का ट्रांसफर आईपीएस को रुकवा दिया जाता है। योगी सरकार लगातार अन्याय कर रही है। की टीम गठन करने के बाद कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। राम मंदिर में जिस प्रकार से भक्तों के साथ विश्वासघात कर रही है, सरकार किसी भी प्रकार का जवाब नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने आहत हैं। दूसरी तरफ आपको अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या में देखिए जरा, चढ़ावा चोरी के बाद अब प्रायश्चित पूजा हो रही है। वो तस्वीरें आज सामने आई हैं। तो आपने देखा किस तरह से हो रही है प्रायश्चित पूजा। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो गया। मंदिर परिसर की शुद्धि के लिए यह पूजा की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका आयोजन किया है और इसमें भगवान से क्षमा याचना के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। 18 पुजारी और 5 आचार्य विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। वेदों मंत्रों का उच्चारण, रुद्राभिषेक और हवन किया जा रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक चढ़ावे में चोरी व्यवस्था में चूक की वजह से हुई। इससे देश विदेश के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए ट्रस्ट ने वैदिक परंपराओं के तहत प्रायश्चित शुरू कराया है। मंदिर की शुद्धि के लिए यह पूजा 10 दिनों तक चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पूजा पर सवाल उठाए। प्रायश्चित उस व्यक्ति का होता है जिसे अपने पाप का बोध हो जाए और वो स्वीकार करे कि उसने पाप किया है, वो दंड से बचना चाहता है। पाप कोई करे और ब्राह्मण आकर अनुष्ठान करके प्रायश्चित कर ले, जबकि पाप करने वाला आराम से एसी में बैठा रहे, तो ये उचित नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद और ट्रस्ट के लोग। प्रायश्चित करने के पहले पाप घोषित करना पड़ता है कि मेरा पाप क्या है। तो पहले तो यह बताया जाए कि उनका पाप क्या है, किस बात का प्रायश्चित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि किस धर्मशास्त्री से प्रायश्चित पूछा गया है, उसका नाम बताया जाए। और तीसरे यह है कि उस धर्मशास्त्री ने किन किन धर्म ग्रंथों के हवाले से ये प्रायश्चित बताया है, ये सार्वजनिक किया जाए। और चौथी बात यह है कि प्रायश्चित जिसने पाप किया है वो करेगा कि वो चोरी के पैसे में से दक्षिणा बांट करके पंडितों से प्रायश्चित करवा लेगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलने चाहिए। सुंदरकांड का पाठ, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। जो यहाँ चोरी डकैती हुई है
रामलला से प्रार्थना करें, उसमें धीरे धीरे काफी सुधार हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। लगभग 9 दिन चले गए, आज 3रा दिन है। चढ़ावा चोरी पर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य के निशाने पर सीएम योगी है। वो जहां भी बयान दे रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके बयान से ही तस्वीर साफ है। मामला सामने आगे चल करके चंपत राय ना निकल जाए। मुख्यमंत्री जी जब ये चोरी का मामला सामने आया तो अयोध्या आए, उन्होंने कहा कि मैंने SIT बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। कि जब वो दोबारा अयोध्या में आए तो एक हाथ में दूध की बोतल होनी चाहिए थी और एक में पानी की, और आप लोगों को बता देना चाहिए कि देखिए साहब ये दूध है और पानी है, लेकिन ये तो वो कर नहीं पाए थे। शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं चढ़ावा चोरी का खुलासा कैसे हुआ, किसने किया, पहली शिकायत किसने की और सबसे पहली बार चोरी करते देखा किसने? चढ़ावा चोरी का खुलासा किसी शिकायत से नहीं हुआ, एक चौकीदार की ईमानदारी से चोरी का मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मई के अंतिम हफ्ते में इसका खुलासा हुआ। मंदिर परिसर के बाथरूम में 40,000 रुपए छिपा कर रखे गए थे। बाथरूम में 40,000। गेट पर तैनात एक गार्ड की नजर इस पर पड़ी। उसने तुरंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मंदिर पहुंचे, सुरक्षा अधिकारियों और दूसरे ट्रस्टियों को इसकी जानकारी दी। शुरुआती जांच में दान पेटियों से आने वाली नकदी में गड़बड़ी की आशंका सामने आई। इसके बाद ट्रस्ट ने पहले आंतरिक जांच की, फिर 4 जून को जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद जून के आखिरी हफ्ते में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को टिन्नू मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मिली है। मनीष यादव मुख्य आरोपी है, टिन्नू यादव का भतीजा है। पुलिस कल दोनों आरोपियों से पूछताछ भी करेगी तो कुछ और खुलासे होंगे। सुनिए, इस पर सियासत भी खूब हो रही है, क्या कह रहे हैं सियासतदान। अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से वहां चढ़ावा चोरी और जो बातें निकल कर आई हैं ये इन्हीं के लोग गोविंद गिरी के द्वारा ये प्रेषित करना ये साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग चढ़ावा चोरी। और ये देखिए, गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ी, ये आ गया कि गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ दी है। ये देखो आप, ये क्या है, अयोध्या छोड़ दी गोपाल राव ने, इसका मतलब कि चोर हैं ये लोग, भाग रहे हैं। भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा और चंदे का मुद्दा है, उस मुद्दे को समेत विभिन्न मुद्दों को संसद में उठाने का काम करेगी और विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उस पे जो जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो बैठ के बात करेंगे। राम भक्त जिनके कन कन में रोम रोम में राम हैं, वो सारे राम भक्त आज भगवान राम को पूजते हैं, उनकी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। जो भी हो रहा है उसका जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और लीपापोती हो रही है। उनके दिलों से पूछिए जिन्होंने अपने जेवर उतार के राम जी के नाम पर दिए। सिर्फ राम मंदिर नहीं, एक और मंदिर है जिसमें चोरी पर बड़ा एक्शन हुआ है और वो तस्वीर है बद्रीनाथ। आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में भी चोरी का खुलासा हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं। इस मामले में कार्रवाई हुई। अगली तस्वीर देखिए जरा। SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। SIT की टीम बद्रीनाथ पहुंची। SIT की टीम ने पहुंचने के बाद जांच शुरू की। CCTV रिकॉर्डिंग निकाली है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें CCTV की रिकॉर्डिंग है। पूरी रिकॉर्डिंग लेकर गए जहां नोटों की गिनती होती थी। नोट गिनती के दौरान क्या चोरी की गई, क्या घपला किया गया, क्या नोट गायब किए गए, वो सारी जानकारी CCTV में। और उसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी हुई जो चोरी में शामिल रहा है। यह पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान है जिसकी गिरफ्तारी की गई। बद्रीनाथ में चोरी पर एक्शन हुआ है।
बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का मसला आ गया, बद्रीनाथ का मामला आ गया। ये चौंकाने वाले हैं कि इतना आस्था और भक्ति की जगह पर ये लोग आखिर ऐसा पाप क्यों और कैसे कर रहे थे। देखिए जरा बद्रीनाथ मंदिर चोरी मामले में पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार किए गए। जांच कर रही एसआईटी ने राजेंद्र चौहान को अरेस्ट किया। सीसीटीवी फुटेज में पूर्व अधिकारी नकदी चोरी करते देखे गए। 20, 25 और 29 जून को वो नकदी चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए। एसआईटी ने पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान से 4 घंटे पूछताछ की। इसके बाद एसआईटी ने उन्हें अरेस्ट किया। इस मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18 पन्नों की रिपोर्ट में चोरी रोकने के लिए कई सिफारिश की गई है। चढ़ावे की गिनती के लिए ड्रेस कोड लागू करने का सुझाव है। काउंटिंग सेंटर पर नए सीसीटीवी लगाने की सिफारिश है। 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई। एसआईटी की टीम डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मामले की जांच के लिए सरकार ने 4 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की है, जो एक्शन ले रही है। अब एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि कैसे जहां चढ़ावे की गिनती होती है वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं। देख रहे हैं, जो चढ़ावा आया है, कैश में नोट है, उनकी गिनती कर रहे हैं लोग और ऊपर सीसीटीवी लगाया गया इस वक्त। गर्भगृह हो, चाहे हमारा गणना केंद्र हो, चाहे सीसीटीवी हो या सराउंडिंग और सारी चीज़ें हैं, वो सारा देखा उन्होंने। कम से कम 2-3 घंटे तक यहाँ पे रहे और उन्होंने मौके पे जहाँ पे कंफ्यूजन भी हुआ वहाँ पे उनके द्वारा पूछा भी गया है जिन जिन बातों के बारे में, और सीसीटीवी के बारे में उन्होंने हमें डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। एक चोर पर जब चोरी का आरोप लगा हो और वो ये कहे कि दूसरों ने भी चोरी की है इसलिए मैंने चोरी की, तो ये स्वीकार्य नहीं है। दूसरों की भी जांच हो, लेकिन उससे पहले उस चोर की जांच हो जो गड्डी उठाते हुए पकड़े गए और किनके कार्यकाल में किस व्यक्ति ने उस काम में उसको लगाया। वो सीधे सीधे मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी जी हैं, वो इस बात से बच नहीं सकते, इस जवाबदेही से बच नहीं सकते। हाँ, जांच कराएंगे, हम सारी जांच कराएंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। 1,68,00,000 रुपए उस आय से जो जितनी आप लिख के दे दीजिए, आपको किस किस की जांच करानी है, हम सारी जांच कराएंगे। एक बार फिर मैं आपके साथ में बैठूंगा पूरी जांच रिपोर्ट को लेने के बाद, और उस जांच में जो भी आएगा, मैंने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, उन अध्यक्ष ने जो अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कि इस संस्थान को लूटा है। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक अच्छी खबर, जिस नीट पर बहुत बवाल हुआ, पेपर लीक के बाद हंगामा हुआ, उसका पेपर भी हुआ और अब रिजल्ट आ गया है। को मिलवाने जा रहा है नीट के धुरंधर से जिन्होंने बाजी मारी है। उनमें देखिए टॉपर लुधियाना से जश्न मनाते आर्यन गुप्ता। तो आर्यन गुप्ता ने टॉप किया है। अगला नाम है राजस्थान के अजमेर से सूफियान मंसूरी ने अच्छी रैंक के साथ नीट में इनका सिलेक्शन हुआ। इंदौर आपको लिए चलता हूं। इंदौर में आप देख रहे हैं आराध्य गर्ग को दादी मुंह मीठा करा रही है। आराध्य का नीट में सिलेक्शन हुआ है अच्छे अंकों के साथ। रही अब आपको बताऊं और मिलवाऊं नीट के उन धुरंधरों से जिन्होंने टॉप किया है। सबसे पहला नाम ऑल इंडिया रैंक आर्यन की है 1, यानी टॉपर है आर्यन। पंजाब के आर्यन 720 अंकों में से 715 अंक लाकर नीट टॉपर बने। मई में जब नीट पेपर लीक हुआ था तो बहुत रोए थे। उनके पिता डॉक्टर हैं, मां अस्पताल चलाती हैं, भाई एमबीबीएस कर रहा है। दूसरे नंबर पर है पंचुल बंसल। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले पंचुल ने दूसरी रैंक हासिल की है। उन्होंने सिर्फ नीट ही नहीं, इस साल जेई मेंस भी क्लियर किया है। इनके भी 720 में से 715 नंबर आए। ये दिल्ली एनसीआर के टॉपर हैं। तीसरा नाम है उपलक्ष गोयल। जयपुर के उपलक्ष ने 711 नंबर लाकर राजस्थान में टॉप किया है।
उपलक्ष्य के पिता भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो खुद भी बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन पिता बन नहीं पाए। इसलिए उपलक्ष्य ने ठाना कि वो अपने परिवार में पहला डॉक्टर बनेगा। चौथी रैंक है आयुष भलोटिया की। बिहार के नवादा के आयुष ने 710 नंबर के साथ चौथी रैंक हासिल की है। आयुष भलोटिया अपने गांव से पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आयुष ने बताया कि वो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। उन्होंने राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की कोचिंग की थी। 9वीं रैंक हासिल की है गौरव सिंह ने। गौरव राजस्थान के अलवर के एक छोटे से गांव से आते हैं। उन्होंने ये रिजल्ट भारतीय सेना में तैनात अपने पिता को समर्पित किया है। उनकी बहन भी अलवर से ही MBBS की पढ़ाई कर रही है। 11वीं रैंक हासिल की अभिलाष ने। नीट में 11वीं रैंक अभिलाष ने हासिल की। जो किसान के बेटे हैं वो राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। परीक्षा में उनके 705 अंक आए। उन्होंने नीट परीक्षा के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। तो ये सबक भी उन छात्रों के लिए जो सोशल मीडिया से दूरी बनाना जरूरी है तैयारी के दौरान। अब देखिए जरा, लड़ाई है सरकारी कॉलेजेस की। वो लड़ाई क्या है? लड़ाई है कि इस बार नीट री एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए और रिजल्ट आने के बाद कुल 11,21,000 छात्र ने क्वालिफाई किया। लेकिन इन सभी छात्रों को सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। दरअसल देश में कुल 450 सरकारी कॉलेज हैं। इन 450 सरकारी कॉलेज में मेडिकल की 63,160 सीटें ही हैं। रिजल्ट के बाद लगभग एक सरकारी सीट पर 178 छात्र दावेदार हैं, लेकिन रैंकिंग के अनुसार ही छात्रों को सरकारी सीट मिलती है। दरअसल सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का खर्च कम आता है। प्राइवेट कॉलेज में MBBS कोर्स करने में करोड़ों रुपए तक खर्च हो जाते हैं। वहीं सरकारी कॉलेज में एक साल का खर्च 10 से 50 हजार के बीच होता है। इसलिए एक और लड़ाई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं छात्र। मैंने तो देखो बहुत करी है, 2 साल बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ फील हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन जितना होना चाहिए था एक्साइटेड उतना था नहीं, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड जब मेरी OMR आ गई थी तो मेरे 715 बन ही रहे थे, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि टॉप 10 रैंक तो गारंटीड है। तो इट वाज नॉट दैट ऑफ अ सरप्राइज कि, बट हाँ मतलब था सरप्राइज कि कोई और नहीं था, तो चलो सेकंड रैंक। जब आप मेहनत करते हैं और रिजल्ट आता है तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है। एंड इन सब का श्रेय मैं मेरे टीचर्स, फैमिली और फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, विच वर वेरी सपोर्टिव। अभी भी पढ़ाई को एज अ प्रेशर की तरह नहीं लेके चलना है। हमें हमेशा अपने खुश रह के प्रिपरेशन करनी है, हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करना है, कभी भी मतलब रटने पे विश्वास नहीं रखना है। सेल्फ स्टडी 5 से 7 घंटे की और क्लासेस थी 6 घंटे की, और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज करता था, बट यूट्यूब यूज करता था। मैं चाइल्डहुड मतलब मैं नानीहाल में थी, तो वहाँ से भी मेरा सपोर्ट रहा है और घर वालों से ऑब्वियसली सपोर्ट रहा ही है थ्रू आउट द जर्नी। तो हमेशा से मतलब जो मैं बोलती हूँ कि जो हार्डवर्क है दैट नीड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन जो है वो आपको अपने टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आपके मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, कई आतंकियों को ATS ने पकड़ा है। पकड़े गए हैं जैश के आतंकी यानी मसूद अजहर के ये आतंकी पकड़े गए हैं। संदिग्ध आतंकी 5 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है ATS ने। ये पांचों कौन है, एक एक कर मैं आपको बताऊं। ये पांचों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहला नाम बिलाल, आबिद भाई शेरा, मोहम्मद आयूब, मोहम्मद पालनपुरी, शफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन कार्डिया। इन आतंकियों की गिरफ्तारी कैसे हुई? दरअसल पिछले दिनों जुलाई के महीने में ही कुछ आतंकियों को ATS ने पकड़ा था और इनके बयान, इनसे पूछताछ के बाद 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए इन पर क्या आरोप है, क्या कर रहे थे जो 5 लोग पकड़े गए। भारत को दहलाने की साजिश रचने वाले जैश को झटका लगा है। गुजरात ATS ने पाटन जिले से 5 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया। आतंकी एक मस्जिद में रुके थे और बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। जानकारी मिली कि मस्जिद में ये आतंकी ID बम बनाना सीख रहे थे। ट्रायल के तौर पर इन आतंकियों ने ID धमाका करके भी देखा था। पिछले 3 सालों में इन्होंने देश में 8 अलग अलग जगहों का दौरा किया। ATS के मुताबिक आरोपियों में एक ने टाइम बम बनाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। बम बनाने का सामान जब्त हुआ है। आतंकियों से अकेला मुजाहिद कैसे जिहाद करे नाम की किताब भी मिली।
इसके साथ ही जैश सरगना मसूद की तकरीरों से भरी पेन ड्राइव जब्त हुई है। जांच में सामने आया है कि आतंकी मदरसे के युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे थे। मदरसे में पढ़ने वाले युवाओं को जिहाद में जोड़ने की साजिश रच रहे थे। इससे पहले 3 जुलाई को गुजरात एटीएस ने ही 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और इससे पहले 3 जुलाई को जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकी पकड़े गए। इन्हीं आतंकियों से पूछताछ के बाद अब इन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी आतंकी पाकिस्तान में अब्दुल्ला साहब नाम के हैंडलर के संपर्क में थे। सुनिए जरा एटीएस की डीआईजी सुनील जोशी क्या कह रहे हैं। लोगों में डिटेल इंट्रोगेशन में इनके फोन के ऊपर से बहुत सारे पाकिस्तानी कनेक्शंस मिले। इन लोगों की जो टास्किंग की जा रही थी, गाड़ी परचेज करना, एक घर के आउटस्कर्ट्स में लेना, इन सब के बारे में भी जो तथ्य हैं वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जानने को मिले। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिलाकर के गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। तो राइट, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है और दर्दनाक खबर है। 2 नाव समंदर में पलट गई और 500 मौतों की आशंका है। 2 नाव और 500 मौत हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ इस तरह से बंगाल की खाड़ी में ये 2 नाव थी और दावा है कि 2 नाव डूबी हैं, जिसमें 250 लोगों से ज्यादा लोग सवार थे और 500 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही। रही आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या और कहां ये नाव पलटी है। म्यांमार के तट के पास बंगाल की खाड़ी में बड़ा हादसा हुआ। यहां 2 नाव के पलटने से 500 से ज्यादा लोग लापता हो गए। इन सभी लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। दोनों नाव जून के आखिर में रखाइन राज्य से रवाना हुई, तभी मौसम खराब होने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। मरने वालों में ज्यादातर रोहिंग्या समुदाय के बताए जा रहे हैं। दरअसल रोहिंग्या म्यांमार में लंबे समय से हिंसा का शिकार रहे, इसलिए वो यहां से जान बचाकर मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भाग रहे हैं। मलेशिया जाने के लिए लोग जर्जर नाव तक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से खतरनाक सफर में हजारों लोग जान गंवा रहे हैं। यूएन के मुताबिक 2025 में 6,500 रोहिंग्याओं ने भागने की कोशिश की, जिनमें 900 लोग या लापता हो गए या उनकी हादसे में मौत हो गई। म्यांमार में दशकों से रोहिंग्याओं के साथ हिंसा के आरोप लगते रहे। यहां की बौद्ध बहुसंख्यक सरकार रोहिंग्याओं को नागरिक नहीं मानती है और इसी वजह से इन लोगों के साथ हिंसा और सरकारी भेदभाव होता है। साल 2017 में तो म्यांमार सेना पर रोहिंग्याओं के साथ हिंसा के आरोप लगे। हिंसा भेदभाव से परेशान हजारों रोहिंग्या यहां से भागने की कोशिश करते हैं और इस दौरान हादसे में उनकी मौत की आशंका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान लिए चलता हूं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के सामने बलूच लिबरेशन आर्मी कहर बरपा रही। बीएलए का अटैक और 45 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, यह दावा किया जा रहा है। कुछ इस तरह बताया गया कि पाकिस्तानी सेना की बस जा रही थी जिस पर बीएलए ने टारगेट किया। और उसके बाद देखिए जरा बस का हाल क्या हुआ। यह बीएलए का हमला है, 45 सैनिकों की मौत का दावा है। रहिए, अब आपको दिखाऊं कि वहां पर सिचुएशन क्या है, वहां किस जगह पर यह अटैक हुआ है जहां पाकिस्तानी सैनिक और जवान मौजूद थे। ये देख रहे हैं तस्वीर। कुछ ये हाल हुआ है अलग अलग जगहों पर जो बीएलए के अटैक हुए। यह हमला कैसे हुआ बलूचिस्तान में? दरअसल पाक सेना के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाक सेना की एक बस को उड़ा दिया है। इस हमले में 45 सैनिक मारे गए जबकि दर्जनों सैनिक घायल हैं। पाकिस्तानी सैनिकों से भरी यह बस क्वेटा कराची हाईवे पर जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बीएलए लड़ाकों ने इस बस को उड़ा दिया। हमले से अफरा तफरी मच गई और मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए, लेकिन बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की इस टुकड़ी पर भी हमला किया।
इस हमले के बाद पाक सेना और बीएलए लड़ाकों में मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि हमले में मारे गए जवानों की संख्या अब तक जारी नहीं की है। बीएलए के मुताबिक पाक सेना पर इस हमले को फतह स्क्वाड ने अंजाम दिया है। यह फतह स्क्वाड बीएलए का एक खतरनाक विशेष दस्ता है जिसे पाकिस्तानी सेना के काफिलों पर हमले के लिए बनाया गया है। इसके लड़ाके पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं और इससे पहले भी बीएलए की फतह स्क्वाड ने पाक सेना पर कई बड़े हमले किए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ बीएलए मुसीबत बना हुआ है, दूसरी तरफ पीओके में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो उनके लिए परेशानी का सबब है। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। गलती हो तो झुक जाएं और गुस्सा आए तो रुक जाएं। मतलब गलती करने पर माफी और अपने गुस्से को काबू करने में देर नहीं करनी चाहिए। लाइफ का यह फंडा दिया भारत के महान हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई साहब ने। धनराज पिल्लई का जन्म पुणे में एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन में हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तब वो अपने दोस्तों से हॉकी उधार लेते और फेंकी हुई बॉल से प्रैक्टिस करते। साधनों की कमी और मुश्किलों के बीच धनराज की माताजी ने उनका हौसला बढ़ाया। वो समझाती कि छल कपट से दूर रहो और ईमानदारी से मेहनत करते रहो, एक दिन मौका भी मिलेगा और कामयाबी भी। धनराज साहब की मां की बातों को सबसे बड़ी प्रेरणा और सीख के तौर पर लेते थे। मां के कहने पर वो अपने भाई के पास प्रैक्टिस करने मुंबई आ गए। उनके भाई भी हॉकी खिलाड़ी थे और भारत की टीम में जगह बना चुके थे। एक बार भाई के क्लब की टीम में एक खिलाड़ी कम हो गया तो धनराज पिल्लई को मौका दिया गया। धनराज पिल्लई ने ऐसा गजब का खेल दिखाया कि क्लब में उनकी जगह पक्की हो गई। फिर जल्दी नेशनल टीम में उन्हें जगह मिल गई। विरोधी टीम से बॉल छीनने और दनादन गोल दागने में उनका कोई सानी नहीं था। वो नामी खिलाड़ी बन चुके थे, तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में सफर करते। कहते जो थोड़ा बहुत कमाता हूं उससे परिवार चलाता हूं और पुणे में मां को पैसे भेजता हूं। वो बहुत सरल स्वभाव के थे, लेकिन हूटिंग या चीटिंग से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। मां की सीख से गुस्से पर काबू पाया और हॉकी में कामयाबी की कहानी लिखी। धनराज पिल्लई ने अपने संघर्ष से लाइफ का बड़ा फंडा दिया। शोहरत और कामयाबी मिले तो घमंड मत करिए, विनम्र बने रहिए और उनके आभारी रहिए जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है।